जय हिंद। पीजन मूवमेंट्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। टेक्निकली मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा आखिरी चैप्टर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के पूरे मूवमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। बात करेंगे अर्ली एफर्ट्स के बारे में, देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्किंग क्लास का मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कहानी क्या रही उसके बारे में बातचीत करेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 के प्रोविजंस क्या थे उनको देखेंगे। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस का इंपैक्ट क्या रहा वर्किंग क्लास के मूवमेंट के ऊपर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्किंग क्लास का मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। जब बात होती है वर्किंग क्लास के मूवमेंट के बारे में, तो इंडिया में वर्किंग क्लास के मूवमेंट की शुरुआत 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुई। 1860s 1870s के आसपास हमारी कंट्री में वर्किंग क्लास के मूवमेंट की शुरुआत हुई। और ये जो वर्किंग क्लास का मूवमेंट है, इसको लीड किया रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने। रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने मॉडर्न इंडियन वर्किंग क्लास को लीड किया। ये वो फेज है जब हमारी कंट्री में कोल इंडस्ट्रीज बहुत रैपिडली डेवलप हो रही थी और कोल इंडस्ट्रीज एक लंबे चौड़े वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कर रही थी। ये वो फेज है जब हमारी कंट्री में कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज भी एक्सपेंड हो रही थी और कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज भी एक लंबे चौड़े वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कर रही थी। एक तरफ तो एक लंबी चौड़ी वर्कफोर्स को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा था कि ये जो इंडियन वर्किंग क्लास है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन था, ये लगभग कुछ वैसा ही था जैसा यूरोप में देखने को मिला था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान। एक्सप्लॉइटेशन के नाम पे ये जो इंडियन वर्किंग क्लास थी, इसके वेजेस हद से ज्यादा लो हुआ करते थे, इसके वर्किंग आवर्स हद से ज्यादा लॉन्ग हुआ करते थे, वर्किंग कंडीशंस हजार्डस हुआ करती थी, अनहाइजेनिक हुआ करती थी, और चाइल्ड लेबर जैसी समस्या देखने को मिलती थी इंडियन इंडस्ट्रीज में, इंडियन फैक्ट्रीज में। एक तरफ तो ये जो इंडियन वर्किंग क्लास है ये एक्सपेंड हो रही थी, और दूसरी तरफ ये जो इंडियन वर्किंग क्लास है इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, ये दो लेवल्स पे किया जा रहा था। एक तो इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल जो है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा था, और ये तो हमें इजीली समझ में आता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सोल एजेंडा ये था कि जितना हो सके, जहां से हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाला जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारी वर्किंग क्लास की कंडीशन क्या है, हमारे पीजेंट्स की कंडीशन क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा था। उनका एजेंडा ये था कि जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट करो और जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा इनकी जेब से निकालो। तो एक तरफ तो ये जो इंडियन वर्किंग क्लास है इसको इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिकल रूल एक्सप्लॉइट कर रहा था, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा था। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगी जिनके थ्रू वर्किंग क्लास को और पीजेंट्स को इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। और ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे। अगर इंडियंस को भी मौका मिल रहा था तो इंडियंस भी इंडियन वर्किंग क्लास को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दोनों तरफ से इंडियन वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और इसी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में ये जो हमारी वर्किंग क्लास है ये यूनाइट होने लगेगी, ये ऑर्गेनाइज होने लगेगी और एक स्ट्रगल की शुरुआत होगी। अर्ली एफर्ट्स की अगर बातचीत करें तो 1885 में कांग्रेस फॉर्म हुई, और 1885 में कांग्रेस के फॉर्म होने के बाद कांग्रेस की लीडरशिप मॉडरेट लीडर्स के हाथ में गई। और ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे वर इनडिफरेंट टू लेबर कॉजेस। ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, इनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं था लेबर के कॉजेस से। और मॉडरेट लीडर्स का भी हमें समझ में आना चाहिए, बिकॉज पहली बार कोई पार्टी प्रॉपरली फॉर्म की गई हमारी कंट्री में, पहली बार थोड़ी बहुत लीडरशिप हमारे लोगों के हाथ में आई है। ये जो मॉडरेट लीडर्स हैं, शायद इनको भी उतनी समझ नहीं थी कि किन चीजों पे लड़ाई लड़नी है और किस तरीके से लड़ाई लड़नी है। ये भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो शुरुआती दौर है, इसमें मॉडरेट लीडर्स दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द लेबर्स कॉज। इनफैक्ट ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, इनका मानना ये भी था कि इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज में
और जो ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज हैं उनमें लेबर के साथ में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मॉडरेट लीडर्स का यह मानना था कि इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज में अगर लेबर को थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट किया भी जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं। लेकिन ब्रिटिश ओन्ड फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप खुद ही सोच के देखो, अगर इस माइंडसेट के साथ में लीडरशिप अपनी लड़ाई को लड़ेगी तो सक्सेसफुल हो पाएगी क्या? बट ऑब्वियस सी बात है कि नहीं हो पाएगी। मॉडरेट लीडर्स का यह भी मानना था कि अगर हम लेबर लेजिस्लेशंस के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अगर हम लेबर के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो जो कॉम्पिटिटिव एज इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज को मिली हुई है थोड़ी बहुत, वो खत्म हो जाएगी। मॉडरेट्स का मानना यह था कि इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, मान लिया, लेकिन कम पैसे देके, ज्यादा काम करवा के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेती हैं, थोड़ा बहुत मार्केट में कॉम्पिटिटिव हैं। अगर हम लेबर लेजिस्लेशंस की बातचीत करेंगे, अगर हम लेबर के राइट्स की बातचीत करेंगे, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एज है इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज की, ये भी खत्म हो जाएगी। और जो बड़ी चीज थी वो ये थी कि मॉडरेट लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम लेबर के कॉज को उठाएंगे, लेबर के राइट्स की बातचीत करेंगे, तो जो ओवरऑल मूवमेंट है जिसको हम थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, उसमें डिवीजन आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। और ये बात सही भी है। अगर मॉडरेट लीडर्स लेबर के राइट्स के बारे में बात करते तो ऑटोमेटिकली वो किसके अगेंस्ट हो जाते? इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट हो जाते। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये अपने आप में पावरफुल हुआ करते थे, आज भी पावरफुल होते हैं। तो ये जो क्लास के बेसिस पर डिवीजन है ये क्रिएट ना हो, इस वजह से भी मॉडरेट लीडर्स जो हैं वो लेबर की कॉजेस से बच रहे थे। इनफैक्ट जब फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 को लाया गया और फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1891 को लाया गया, तो इस 1881 और 1891 के फैक्ट्रीज एक्ट को मॉडरेट लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया था। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 क्या है और 1891 क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। बट मोटा मोटा हमें समझ में आना चाहिए कि जो मॉडरेट लीडर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लेबर के कॉज में, और उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस हमें समझ में आ रहे हैं। इनिशियल फेज में जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ी गई, जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल की शुरुआत हुई, वो आइसोलेटेड थी और वो पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस को लेकर ही थी, कोई लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं थी। मॉडरेट लीडर्स जो हैं वो तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, लेकिन हाँ, जो छोटी मोटी आवाज उठाई गई वर्किंग क्लास के लिए, वो भी आइसोलेटेड वे में उठाई गई। फॉर एग्जाम्पल 1870 में कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ है, उससे लगभग 15 साल पहले 1870 में शशिपद बैनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब की शुरुआत की। 1870 में शशिपद बैनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब की शुरुआत की और इन्होंने एक न्यूज़पेपर की भी शुरुआत की। उस न्यूज़पेपर को क्या बुलाया गया? भारत श्रमजीवी। क्या बुलाया गया? भारत श्रमजीवी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत श्रमजीवी किसका न्यूज़पेपर है? शशिपद बैनर्जी का। 1878 में सौरभजी बेंगोली ने कोशिश की कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेबर की वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए एक बिल पास करवाया जाए। 1878 में सौरभजी बैनर्जी ने कोशिश की कि लेबर की वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पास करवाया जाए। 1880 में नारायण मेघजी ने 1880 में नारायण मेघजी ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दीन बंधु। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1880 में नारायण मेघजी लोखंडे ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसका नाम क्या था? दीन बंधु। और इन्होंने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन को भी सेटअप किया। 1899 में पहली बार हमारे कंट्री में स्ट्राइक हुई और ये जो स्ट्राइक थी ये किसने की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ने। 1899 में पहली बार स्ट्राइक हुई, किसने की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ने। और ये जो स्ट्राइक है इसको पब्लिक का सपोर्ट मिला, इसको उस दौर के लीडर्स का सपोर्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल तिलक साहब ने अपने न्यूज़पेपर केसरी और मराठा में इस स्ट्राइक के सपोर्ट में लिखा। लेकिन ये जितने भी अटेम्प्ट्स थे, ये जितनी भी कोशिशें थी, ये आइसोलेटेड थी, ये इंडिविजुअल लेवल पे थी, इनकी रीच भी लिमिटेड थी और ये किसी पर्टिकुलर ग्रीवेंस के बारे में ही बात करती थी। जो मॉडरेट लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई को लड़ा जा रहा था और छोटे छोटे स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे थे। ये जो पॉइंटर्स हैं, ये जो स्ट्रगल है,
ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वर्किंग क्लास के मूवमेंट की कहानी किस तरीके से चली है, तो आप यहां से शुरू करोगे और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है। तो इसको दिमाग में रखना। 1870 में शशिपद बैनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब की शुरुआत की और एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, भारत श्रमजीवी। 1878 में सौरभजी बेंगोली ने पहली बार कोशिश की कि लेबर की जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बेटर करने के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पास करवाया जाए। 1880 में नारायण मेघजी ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की जिसका नाम क्या था, दीन बंधु, और इन्होंने बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड्स एसोसिएशन को भी सेटअप किया। 1899 में पहली बार स्ट्राइक हुई, किसने की, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ने स्ट्राइक की। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई चल रही थी। हमारे नेशनल मूवमेंट में एक जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था वो था स्वदेशी मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वर्किंग क्लास का रोल क्या रहा, हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने देखा था कि ये जो वर्किंग क्लास है ये बढ़ चढ़ के स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगी। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कई सारी स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये जो स्ट्राइक्स हैं इनको ऑर्गेनाइज कौन करेंगे, अश्विनी बैनर्जी करेंगे, प्रभात कुमार चौधरी करेंगे, प्रेमतोष बोस करेंगे और अपूर्व घोष करेंगे। ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम आपने स्वदेशी मूवमेंट के दौरान सुने होंगे। गवर्नमेंट की प्रेस में स्ट्राइक्स की जाएंगी, रेलवेज में स्ट्राइक्स की जाएंगी, जूट इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स की जाएंगी। इनफैक्ट उस दौर के जो वर्कर्स हैं और जो लीडर्स हैं वो ट्रेड यूनियंस को भी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई तूतीकोरिन में और थिरुनवल्ली में स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो स्वदेशी के दौरान भी जो वर्कर्स हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पे वेरियस लोग स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और वर्कर्स की आवाज को भी उठाएंगे और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है उसकी आवाज को भी उठाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान किस तरीके से पूरी कहानी चली थी वो सब हमने पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेशन रिकॉर्डेड है, पीछे जाओ और देखो कि स्वदेशी मूवमेंट की कहानी क्या रही है। बहुत सिंपल है, होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम बड़ा सिंपल सा ये कह रहे हैं कि ये जो वर्किंग क्लास का मूवमेंट है इसकी कहानी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से शुरू हुई, लेकिन इनिशियल फेज में ये जो वर्किंग क्लास का स्ट्रगल है ये आइसोलेटेड लेवल पे देखने को मिला, इंडिविजुअल लेवल पे देखने को मिला, कोई ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं थी। इनफैक्ट कांग्रेस की जो इनिशियल मॉडरेट लीडरशिप थी वो लेबर कॉस्ट से खुद को दूर रख रही थी, उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, और क्यों इंटरेस्टेड नहीं थी उसके बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीजें तो आपने कर भी दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट 1905 के आसपास हुआ। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बाद एक जो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो वर्किंग क्लास का मूवमेंट है इसकी कहानी क्या रही है। देखो, जब वॉर चल रहा था और वॉर खत्म होने के बाद एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिला। एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज क्यों देखने को मिला? बिकॉज यूरोप में लड़ाई चल रही थी और लड़ाई में आर्मी के लिए, लोगों के लिए चीजों की जरूरत ज्यादा होती है। तो यहां पर जो इंडस्ट्रीज थी उनको मौका मिला कि वो अपना प्रोड्यूस कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज के लिए जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो बढ़ेगी। प्राइजेस भी बढ़ रहे थे बिकॉज वॉर है, और अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो भी फायदा इंडस्ट्रीज को होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, होगा। और ये वो फेज है जब इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रॉफिटरिंग में भी इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। प्रॉफिटरिंग का मतलब इलीगल तरीके से प्रॉफिट बनाना, किसी भी तरीके से, इलीगल तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, प्राइजेस भी बढ़ रही हैं, और इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटरिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है। मतलब हर तरीके से इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी इनकम बढ़ रही है
उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन वर्कर्स के जो वेजेस हैं उनको नहीं बढ़ाया जा रहा है, वो अभी भी लो हैं, वो अभी भी कम है, वर्कर्स को अभी भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सोच के देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम बढ़ रही है और वर्कर्स की इनकम को, वेजेस को बढ़ाने के लिए तैयार है नहीं। वर्कर्स नाराज होंगे या नहीं होंगे, बट ऑब्वियस सी बातें होंगे। तो वर्कर्स में डिसकंटेंट देखने को मिला और ये वो फेज है जब इंडियन पॉलिटिकल सीन पे गांधी जी हाईली एक्टिव हो चुके हैं। गांधी जी फोकस कर रहे हैं कि वर्कर्स को मोबिलाइज किया जाए, पीजेंट्स को मोबिलाइज किया जाए और वर्कर्स को और पीजेंट्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ा जाए। ये वो फेज है जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि लेबर को इन जनरल ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सोशलिस्ट रिपब्लिक को स्टैब्लिश कर दिया गया था इन दी सोवियत यूनियन, कॉमिनटर्न को फॉर्म कर दिया गया था। कॉमिनटर्न क्या है, इसके बारे में इनिशियल लेक्चर्स में हमने बातचीत की थी, होपफुली आपको याद होगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर दिया गया था। एक तरफ तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि लेबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेबर को फॉर्मलाइज किया जा रहा है, लेबर की लड़ाई को फॉर्मलाइज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ गांधी जी एक्टिवली इंटरेस्टेड हैं कि जो वर्कर्स हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, इनको नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ा जाए, इनको मोबिलाइज किया जाए। और अगर गांधी जी इनको, मतलब वर्कर्स को और पीजेंट्स को नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ेंगे तो क्या इनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? बट ऑब्वियसली बात है, सुनी जाएगी। ये वो दौर है जब जरूरत महसूस होगी वर्कर्स के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की, वर्कर्स के लिए प्रॉपर ट्रेड यूनियंस की, प्रॉपर तरीके से इनकी आवाज को उठाया जा सके, वर्कर्स की डिमांड्स को सरकार के सामने रखा जा सके, उसके लिए जरूरत महसूस हुई ऑर्गेनाइजेशन की। और इसी बैकड्रॉप में फॉर्म किया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया गया 31 अक्टूबर 1920 को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 31 अक्टूबर 1920 को। और उस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया। लाला लाजपत राय was elected as the first president of All India Trade Union Congress और दीवान चमन लाल became the first general secretary। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्टैब्लिश की गई? 31 अक्टूबर 1920 को स्टैब्लिश की गई। पहले प्रेसिडेंट कौन बने? लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट बने। और पहले जनरल सेक्रेटरी कौन बने? दीवान चमन लाल पहले जनरल सेक्रेटरी बने। इनफैक्ट लाला लाजपत राय पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इंपीरियलिज्म से लिंक किया और उन्होंने बोला कि इंपीरियलिज्म एंड मिलिटरिज्म आर ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म का ही रिजल्ट है इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म का ही रिजल्ट है मिलिटरिज्म। तो पहली बार लाला लाजपत राय कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म को लिंक करेंगे। आगे चल के सीआर दास, जो कि अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर रहे, स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म की थी। सीआर दास ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 3rd और 4th सेशन को प्रेसाइड किया। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया सेशन हुआ और इस गया सेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फॉर्मेशन को वेलकम किया गया और एक कमेटी फॉर्म की गई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। सीआर दास इनफैक्ट वो प्राइमरी लीडर हैं जिन्होंने पहली बार ये बोला कि हमें वर्कर्स को और पीजेंट्स को कांग्रेस के साथ में जोड़ने की जरूरत है। वर्कर्स की आवाज को उठाओ, पीजेंट्स की आवाज को उठाओ, कांग्रेस के साथ में इन लोगों को जोड़ो ताकि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो भी मजबूत होगा। शुरुआत में ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, ये इन्फ्लुएंस थी बाय द सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी। लेकिन लेटर ऑन ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये इन्फ्लुएंस होगी गांधी जी की फिलॉसफी से, गांधीन फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रस्टीशिप से। और गांधी जी फिर आगे चल के 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज करेंगे और लेबर के लिए वेजेस इंक्रीज की डिमांड करेंगे। इनफैक्ट वेजेस को इंक्रीज भी किया गया था। गांधी जी के सामने सरकार झुकी भी थी।
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके बारे में चीजों को याद रखना। कब फॉर्म किया गया? 31 अक्टूबर 1920 को फॉर्म किया गया। पहले प्रेसिडेंट कौन बने? लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट बने। पहले जनरल सेक्रेटरी कौन बने? दीवान चमनलाल पहले जनरल सेक्रेटरी बने। कांग्रेस के गया सेशन में जो कि 1922 में हुआ, उसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फॉर्मेशन को वेलकम किया गया। फिर आगे चल के हमने देखा कि ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होगी, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रस्टीशिप से इंस्पायर्ड होगी। इसी फेज के दौरान सरकार लेकर आई ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 को, और ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 में सरकार ने क्या किया? एक तो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको लीगल एसोसिएशंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप था। ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ये भी बता दिया गया कि क्या कंडीशंस होंगी रजिस्ट्रेशन की और किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज को। फॉर्मलाइज कर दिया गया सिस्टम ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 के थ्रू। एक तो ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। दूसरा ये भी बता दिया गया कि ट्रेड यूनियन के तौर पे रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस क्या होंगी और ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज को रेगुलेट किस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा इम्यूनिटी सिक्योर कर दी गई। सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में ट्रेड यूनियंस के लिए लेजिटिमेट इम्यूनिटी दे दी गई फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। मतलब अब आपको जब चाहे तब प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। पूरा कानून है, तौर तरीका है, उस तौर तरीके से ही आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और किसी भी लेजिटिमेट एक्टिविटी के लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। तो ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 कुछ हद तक थोड़ी चीजें बेहतर करेगा, थोड़ी चीजों को फॉर्मलाइज करेगा। लेट 1920s में ओवरऑल कहानी क्या रही? ये जो हमारा वर्किंग क्लास का मूवमेंट है, इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कम्युनिस्ट का। और कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा थोड़ा मिलिटेंट आउटलुक देखने को मिला इस वर्किंग क्लास का, थोड़ा थोड़ा रिवॉल्यूशनरी आउटलुक देखने को मिला इस वर्किंग क्लास के मूवमेंट का। 1928 में 6 महीने की एक लंबी स्ट्राइक चली बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में। और ये जो स्ट्राइक थी इसको किसने लीड किया था? इसको गिरनी कमगर यूनियन ने लीड किया था। 1928 में 6 महीने की एक लंबी स्ट्राइक चली। और आप समझ सकते हो 6 महीने कोई छोटा टाइम नहीं होता है। 6 महीने की एक लंबी स्ट्राइक चली बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में, जिसको किसने लीड किया? गिरनी कमगर यूनियन ने लीड किया। इनफैक्ट पूरे के पूरे 1928 में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखने को मिला। और ये जो अनरेस्ट है इसको लीड किया कम्युनिस्ट लीडर्स ने, जैसे एस ए डांगी ने, मुजफ्फर अहमद ने, पीसी जोशी वगैरह ने। तो ये जो 1920s वाला दौर है, खासकर ये जो लेटर 1920s वाला दौर है, इसमें ये जो हमारा वर्किंग क्लास का मूवमेंट है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिला, मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी आउटलुक देखने को मिला। और जब मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी आउटलुक आएगा तो सरकार भी ये जो वर्किंग क्लास का मूवमेंट है इसको रिप्रेस करने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए स्टेप्स लेगी। सरकार लेकर आई पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929 में। पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस ऑफ 1929 के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरा सरकार लेकर आई ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 को। क्या लेकर आई? ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 को। और ये जो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 है इसके थ्रू ये कंपलसरी कर दिया गया कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने के लिए कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी को और कंसल्टेशन बोर्ड्स को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब स्ट्राइक्स के थ्रू या ऐसे धरने देके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल नहीं किया जा सकता है। टीडीए 1929 में बता दिया गया कि भैया कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी को सेटअप किया जाएगा, कंसल्टेशन बोर्ड्स को अपॉइंट किया जाएगा और वही कंपलसरी तौर पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। टीडीए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 के थ्रू स्ट्राइक्स इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे पोस्ट, जैसे रेलवेज, जैसे वाटर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, इनमें स्ट्राइक्स करना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो जो जो इंडिविजुअल वर्कर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करने वाला है उसे एडमिनिस्ट्रेशन को 1 महीने पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपका बहुत ही मन है
कि आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो और आपको स्ट्राइक पे जाना ही जाना है, तो कम से कम 1 महीने पहले एडमिनिस्ट्रेशन को एडवांस नोटिस दो। इसके अलावा टीडीए 1929 के थ्रू इट फॉरवर्डेड ट्रेड यूनियन एक्टिविटी ऑफ कोर्सिव और प्योरली पॉलिटिकल नेचर एंड इवन सिंपथेटिक स्ट्राइक्स। सीधे सीधे बोल दिया गया कि भैया जो पॉलिटिकल नेचर की स्ट्राइक्स हैं वो आप नहीं कर सकते हो, उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ट्रेड यूनियंस ऐसे पॉलिटिकल नेचर के कोर्सिव एक्शन से दूर रहेंगे। एक तरीके से सरकार ने ये जो हमारा वर्किंग क्लास का मूवमेंट है इस पे अपने कंट्रोल को मजबूत करने की कोशिश की। बोल ही दिया ना कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट्स में तो स्ट्राइक्स की ही नहीं जा सकती हैं, इलीगल है। अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटल करना है तो उसके लिए कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड्स को अपॉइंट किया जा रहा है, वहां पे जाओ, वो आपका जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करेंगे। ऐसे स्ट्राइक नहीं कर सकते हो आप। तो एक तरीके से सरकार अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी और ये जो मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी आउटलुक देखने को मिल रहा था इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इसी फेज के दौरान 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस क्या था इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। बेसिकली लगभग 30-31 लीडर्स ऐसे थे जिनके ऊपर ये आरोप था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का प्लान कर रहे हैं। ये था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मार्च 1929 में सरकार ने 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया। लगभग 3.5 साल तक ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद इन लीडर्स को कन्विक्ट किया गया। जैसे मुजफ्फर अहमद को कन्विक्ट किया गया, ऐसे डांगी को कन्विक्ट किया गया, जोगलेकर को कन्विक्ट किया गया, फिलिप को कन्विक्ट किया गया, बेन ब्रेडली को कन्विक्ट किया गया, शौकत उस्मानी को कन्विक्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को इस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कन्विक्ट किया गया। ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था इसको पब्लिसिटी लंबी चौड़ी मिली, देश में दुनिया में इसको खूब सारी पब्लिसिटी मिली, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल मूवमेंट है वो कुछ हद तक कमजोर हो गया। कमजोर क्यों हो गया आप समझ सकते हो। किसी भी मूवमेंट की जब एक्टिव लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो मूवमेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डल फेज में चला जाता है। ऐसा ही हुआ हमारे वर्किंग क्लास के मूवमेंट के साथ में। लेकिन थोड़ा और ध्यान देना, 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट हुआ लीडर्स का, लगभग 3.5 साल तक ट्रायल चला है। ये वो फेज है जब हमारी कंट्री में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा था। 1930 में शुरुआत हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्टिंग में वर्कर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन 1931 आते आते ये जो वर्किंग क्लास का पार्टिसिपेशन है सीडीएम में उसमें कमी देखने को मिलेगी। कमी क्यों देखने को मिलेगी? बिकॉज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में स्प्लिट आ गया। स्प्लिट कैसे आया? एन.एम. जोशी साहब अलग निकल गए अपने सपोर्टर्स के साथ में और एन.एम. जोशी साहब ने फॉर्म किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन को। तो 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में स्प्लिट आ गया और इस स्प्लिट की वजह से जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है वर्किंग क्लास का सीडीएम में उसमें कमी देखने को मिली, उसमें डिप देखने को मिला। लेकिन आगे चल के 1935 में कम्युनिस्ट जो हैं वो एक बार फिर से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। ये जो कम्युनिस्ट लीडरशिप यहाँ पे कमजोर हुई थी एक बार फिर से खुद को रिवाइव करेगी और 1935 में कम्युनिस्ट एक बार फिर से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। और हमारी कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये वो फेज है जब कम्युनिस्ट लीडर्स अपनी जगह पे एक्टिव हैं, सोशलिस्ट लीडर्स अपनी जगह पे एक्टिव हैं, और लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हाईली पावरफुल हैं, हाईली एक्टिव हैं, यूथ में पॉपुलर हैं। तो ये जो वर्किंग क्लास का मूवमेंट है इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। 1937 में इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और बदले में ये जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे ये भी वर्कर्स की डिमांड्स को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्कर्स की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए फेवरेबल लेजिस्लेशंस लाई जाएं। बेसिक कहानी आपको समझ में आई होगी। देखो कहानी अगर प्राइमरीली बात करें तो पहले फॉर्म किया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया ये जो वर्किंग क्लास की लड़ाई है इस लड़ाई को। सरकार ने भी थोड़ा बहुत बातचीत सुनी और सरकार लेकर आई ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 को। 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनको लीगल एसोसिएशंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई। बट 1920s के लेटर फेज में ये जो हमारा वर्किंग क्लास का मूवमेंट है
इस पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कम्युनिस्ट का, एक मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी आउटलुक देखने को मिलेगा। और इस मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी आउटलुक को सप्रेस करने के लिए सरकार भी लेजिस्लेशंस लेकर आई, जैसे सरकार लेकर आई पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस इन 1929 और ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 के थ्रू क्या क्या प्रोविजंस लाए गए उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। इसी फेज के दौरान मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1929 में, और ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है इसमें 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया गया और लगभग 3.5 साल के ट्रायल के बाद उनको कन्विक्ट किया गया। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस को खूब सारी पब्लिसिटी तो मिली, लेकिन ये जो ओवरऑल मूवमेंट है कमजोर हो गया। और इसी फेज के दौरान सीडीएम चल रहा था। सीडीएम के इनिशियल फेज में वर्कर्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 1931 में ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसमें स्प्लिट आ जाएगा और एनएम जोशी अपने सपोर्टर्स के साथ में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से बाहर चले जाएंगे और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन को फॉर्म करेंगे। 1935 में ये जो कम्युनिस्ट हैं वो एक बार फिर से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। 1937 में इलेक्शंस होंगे और इन इलेक्शंस में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी और बदले में आगे चल के कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी वर्कर्स की डिमांड्स को ध्यान में रखेंगे। और फिर इसके बाद एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनिशियली ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसको हमारे वर्कर्स अपोज कर रहे थे, इसको सपोर्ट कर नहीं रहे थे। लेकिन 1941 के बाद जब रशिया ने अलाइज को ज्वाइन किया इस वॉर में, तो जो कम्युनिस्ट हैं, जो हमारे कंट्री के वर्कर्स को लीड करने वाले कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, उन्होंने वॉर के प्रति अपने सपोर्ट को डिक्लेयर किया और इस वॉर को क्या बुलाया, पीपल्स वॉर बुलाया। रशिया कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करती थी, इसका इन्फ्लुएंस तगड़ा हुआ करता था और वर्कर कम्युनिटी के ऊपर तो बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। और जब रशिया ने वॉर को अलाइज की तरफ से ज्वाइन किया तो कम्युनिस्ट ने इस वॉर को सपोर्ट करने की शुरुआत की और वॉर को पीपल्स वॉर बुलाया। इनफैक्ट ये जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो खुद को क्विट इंडिया मूवमेंट से भी अलग कर लेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 1945 से लेकर 1947 के बीच में ये जो वर्कर्स हैं वो पोस्ट वॉर जितने भी नेशनल अपसर्जेस होंगे, जितना भी हमारी लड़ाई होगी, जितना भी हमारा स्ट्रगल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे 1945 में बॉम्बे और कैलकाटा के जो डॉक वर्कर्स हैं उन्होंने शिप्स को लोड करने से मना कर दिया। ये जो शिप्स हैं ये इंडोनेशिया जा रहे थे, इन शिप्स को लोड करने से मना कर दिया बॉम्बे और कैलकाटा के डॉक वर्कर्स ने। 1946 में वर्कर्स ने नेबल रेटिंग्स को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और नेबल रेटिंग्स के लिए स्ट्राइक की। तो हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है ये क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये वॉर को सपोर्ट करेगी, इसको पीपल्स वॉर बुलाएगी। लेकिन जब वॉर खत्म हो गया तो एक बार फिर से ये जो हमारी वर्कर्स कम्युनिटी है ये बढ़ चढ़ के हमारे नेशनल मूवमेंट की लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगी। इनफैक्ट लास्ट ईयर में 1947 के आसपास ये जो वर्किंग क्लास है ये सरकार को रेगुलरली चैलेंज करती रहेगी। स्ट्राइक्स किए जाएंगे, पोस्ट में स्ट्राइक्स किए जाएंगे, रेलवेज में स्ट्राइक्स किए जाएंगे और जो भी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स थे वहां पे भी स्ट्राइक्स देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो वर्किंग क्लास है इनिशियली इनकी लड़ाई आइसोलेटेड मैनर में शुरू हुई, लेकिन फिर गांधी आए, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जिनकी वजह से इनकी लड़ाई को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया गया और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने वर्किंग क्लास के मूवमेंट को, इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसी बीच सरकार ट्रेड यूनियन एक्ट को लेकर आई और ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनको लीगल एसोसिएशंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। बट 1920s के लेटर फेज में देखने को मिला कि ये जो हमारी वर्किंग क्लास है इनके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट का। एक रिवॉल्यूशनरी आउटलुक देखने को मिला, एक मिलिटेंट आउटलुक देखने को मिला और इस रिवॉल्यूशनरी और मिलिटेंट आउटलुक को सप्रेस करने के लिए सरकार पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस लेकर आई, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट को लेकर आई। ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या लिखा गया उसके बारे में हमने पढ़ लिया। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस का क्या इंपैक्ट रहा वर्किंग क्लास के मूवमेंट के ऊपर उसके बारे में हमने बातचीत कर ली। हमने ये भी देखा कि सीडीएम के दौरान इनिशियली 1930 में वर्किंग क्लास बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन 1931 के बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में स्प्लिट आ गया और इसकी वजह से जो वर्किंग क्लास का पार्टिसिपेशन है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
इनिशियली वर्कर्स वॉर के अगेंस्ट में थे, लेकिन 1941 में जब रशिया अलाइज के साथ में मिलकर इस वॉर को ज्वाइन करेगा, तो जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है वो इस वॉर को सपोर्ट करने की शुरुआत करेगी और वॉर को पीपल्स वॉर बुलाएगी। इनफैक्ट ये जो कम्युनिस्ट लीडरशिप है ये क्विट इंडिया मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर 1945 से लेकर 1947 के बीच में ये जो वर्किंग कम्युनिटी है, जो वर्किंग क्लास है, ये बढ़ चढ़ के हमारे नेशनल अपसर्जिज्म में पार्टिसिपेट करेगी और कांग्रेस को और हमारे नेशनल मूवमेंट की इस लड़ाई को और मजबूत करेगी। और फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तो अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हिसाब से ये जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है ये पोलराइज हो गया, ये डिवाइड हो गया और अब हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से वर्कर्स की जो भी डिमांड्स है उनको उठाने का काम करती है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। असेंशियली अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आज हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कहानी किस तरीके से चली है उसके बारे में फिर कभी पढ़ लेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।